हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, वेरी गुड। तो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही स्टडीज? वेरी गुड। आप इस तरह अच्छे से पढ़ते रहिए। और बच्चों देखो, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो हमारा जो आज चैप्टर है वो अभी जो चल रहा है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा है। क्लास इसकी आई थिंक अभी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ये क्लास शायद ये 5th या 6th होगी। आई थिंक ये 6th क्लास होगी। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिविडेंड डिसीजन। तो इससे पहले जो आपने सीखे थे, हमने क्या क्या लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था। एक तो हमने इसका फाइनेंशियल डिसीजन किया था इससे लास्ट वाली क्लास में, और इन्वेस्टिंग डिसीजन किया था। मे बी आपके आपसे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये होप सो कि आपने उसको अच्छी तरह से मेरे जो वीडियोज हैं उनको अच्छी तरीके से आपने देखा होगा और प्रिपेयर किया होगा अच्छे से। और आपने इनके नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे, बिकॉज आपके नोट्स रेगुलर चाहिए, क्योंकि अगर आप नोट्स रेगुलर नहीं करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो आप प्लीज़ जो नोट्स हैं वो रेगुलर मेंटेन रखिए, रेगुलर बनाइए, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चे, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना डिविडेंड डिसीजन। एक्चुअली में देखिए डिविडेंड डिसीजन क्या है। इससे पहले आपने देखिए दो डिसीजन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दो डिसीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर 1 हमने किया था कौन सा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टिंग। और सेकंड था हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, अब हमारे पास है डिविडेंड डिसीजन आज जो हमें आज जो हमें रीड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा डिविडेंड डिसीजन बेसिकली ये हमारा प्रॉफिट पे बेस्ड होता है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि जो कंपनी कोई भी अपना प्रॉफिट्स अर्न करती है, तो लेकिन जब कंपनी ने फंडिंग की होती है, यानी जब कंपनी ने मार्केट से अमाउंट यानी अपना कैपिटल रेज किया होता है, फंड रेज किया होता है, तो वहाँ पे जो इश्यू ऑफ शेयर्स का जो उसने शेयर्स जो अडॉप्ट किया होता है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या होता है कि जो कंपनी को जो पे आउट करना होता है ना इंडिविजुअल्स को, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं डिवेंचर होल्डर। यानी अगर कोई भी कंपनी ने किसी अपने शेयर्स को अगर किसी पर्सन को बेचा है यानी सोल्ड आउट किया है या फिर दिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर्स को जो बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर द कंपनी एक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं। यानी कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर्स को एज अ इनकम क्या देती है, वो उनको डिविडेंड देती है। तो अब डिविडेंड जो हमारा जो दिया जाता है वो आउट ऑफ द प्रॉफिट दिया जाता है, यानी कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। बट जो प्रॉफिट होता है वो पेइंग आफ्टर टैक्स होता है, यानी कंपनी ऑलरेडी अपने सारे टैक्सेस दे चुकी होती है, देन उसके बाद उसको डिविडेंड देना होता है। और देन आफ्टर जो डिविडेंड जो पे आउट होता है उसके ऊपर भी उसका टैक्सेस जो होता है वो शेयर होल्डर को पे करना होता है। देन तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि वो कितना डिविडेंड दे शेयर होल्डर्स को, कितना ना दें, और कितना अपने पास वो रिटेन करें। क्योंकि देखिए बच्चे, होता क्या है कि जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है वो कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और उस प्रॉफिट में से ही कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि हमें कितना पोर्शन प्रॉफिट का एज अ डिविडेंड हमें मार्केट में शेयर होल्डर्स को देना है, और कितना पैसा हमें प्रॉफिट का अपने पास एज अ रिजर्व या एज अ रीइन्वेस्टमेंट पर्पज से या एज अ रिटेन अर्निंग हमें अपनी कंपनी के लिए रखना है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी के आने वाले पॉलिसीज क्या हैं, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके टारगेट्स क्या हैं, वो फ्यूचर में उसके प्रोजेक्ट्स क्या हैं। वो डिपेंड करता है उनमें कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना उसको कैश चाहिए, कितना उसको अमाउंट चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो सब कुछ ये सारा कुछ कंपनी को पहले से ही ध्यान देना होता है कि उसको अपने प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट एज अ कंपनी के मोटिव से, उसके प्रोजेक्ट से मोटिव से, उसके जो उसके जो टारगेट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनके मोटिव से, आगे जो उसको री इन्वेस्टमेंट करनी है उसके मोटिव से, कितना पैसा उसको कंपनी के पास अपने रिजर्व रखना है, एज अ रिटेन अर्निंग रखनी है, और कितना पैसा उसको एज अ डिविडेंड मार्केट में सर्कुलेट करना है, यानी एज अ डिविडेंड उसे मार्केट शेयर होल्डर्स को देना है। तो ये सारा डिसीजन जो होता है वो डिविडेंड डिसीजन के अंदर होता है। इसको हम और टेक्निकल तरीके से पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तो होता है क्या एक्चुअली, डिविडेंड डिसीजन relate to how much of the profit earned by the company after paying tax is to be distributed to the shareholder as dividend and how much of it should be retained in the business। यानी बच्चे आपके समझ में आ चुका होगा जो मैंने आपको बोला है, सेम वही लैंग्वेज यहाँ पर भी उसने बोली है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी आफ्टर पेइंग टैक्स,
यानी सारे टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट बचता है इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर एज डिविडेंड एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन इन द बिजनेस। तो ये हमारी कैसी डेफिनेशन है, इसका ये रेफरेंस है इसका कि हम किस तरीके से डिविडेंड को हम इसके डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज द डिविडेंड डिसीजन हमारा क्या होता है, इसके बारे में हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देन आफ्टर हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया, हमें समझ में आ गया कि डिविडेंड डिसीजन हमारा क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, यानी ऐसे कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डिविडेंड डिसीजन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा होता है अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग का मतलब क्या है कि अगर किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी में अर्निंग अगर उसका प्रॉफिट यानी कम है या ज्यादा है तो भी हमारे डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट डालता है, वो उस पर इफेक्ट डालता है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है तो मोर ओवर वो ज्यादा डिविडेंड पे आउट कर सकता है, अगर उसका प्रॉफिट कम है तो वो डिविडेंड ज्यादा पे आउट नहीं कर सकता। तो ये बेसिक इसमें बहुत इजी है इसका। सेकेंड है देखिए स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब ये होता है कि उनको ये देखना होता है कि डिविडेंड जो है हमारा वो रेगुलर हमारा जितना हम दे रहे हैं उतना ही है या उससे हमें ज्यादा देना है या कम देना है। ठीक है बच्चे, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ये कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि वो अगर ये चाहे कि हमें रेगुलर डिविडेंड हमें ज्यादा देना है तो वो ज्यादा देंगे, अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमें डिसीजन एक लिमिट तक देना है यानी कम देना है तो वो क्या देंगे, वो कम देंगे। और दूसरी बात ये भी है कि कंपनी को अपनी स्टेबिलिटी देखनी होती है कि क्या हमारे पास जो लास्ट जो ईयर के प्रॉफिट्स हैं वो क्या रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं या फिर उनमें कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है। यानी सपोज करो कि 2 साल हमें प्रॉफिट हुआ, थर्ड ईयर में एकदम से लॉस हो गया, या इस साल हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अगर हमारी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग नहीं है यानी हमारे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है यानी हमारी लॉस की भी पॉसिबिलिटी बनती है, तो हमेशा हम क्या करते हैं अपने पास रिजर्व यानी रिटेन अर्निंग ज्यादा रखते हैं और डिविडेंड को हम कम देते हैं। अगर हमारी जो अर्निंग्स है वो स्टेबल होती है यानी जो हमारे प्रॉफिट्स का जो क्राइटेरिया है अर्निंग करने का, जो उनका जो पैटर्न है प्रॉफिट का वो सेम आ रहा है और उसमें स्टेबिलिटी है यानी हमें लॉसेस की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो हम वहाँ पर अपने डिविडेंड का जो पे आउट है वो बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे हम डिविडेंड ज्यादा दे सकते हैं। तो ये भी हमारा डिपेंड करता है कि हमारी अर्निंग कितनी है, हमारे बिजनेस का हमारा प्रॉफिट कितना है और किस लेवल से चल रहा है, उसका पैटर्न क्या है, वो कांस्टेंट है या नहीं है, फ्लक्चुएशन तो ज्यादा नहीं है कहीं। इसके बाद हमारा आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब ये भी होता है कि देखिए बच्चे यहाँ पर कुछ कंपनी की जो पॉलिसी होती है जिसमें पहले बताया था, कुछ कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो डिविडेंड फिक्स रखती है यानी उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है या कम है या फ्लक्चुएशन है। उन्होंने क्या किया होता है कि अपना जो डिविडेंड पॉलिसी होती है वो फिक्स कर दी होती है कि हमें कम से कम इतना % डिविडेंड देना ही देना है और वो हमेशा उतना ही देते हैं। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, यानी वो कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी ने वहाँ पे फिक्स डिविडेंड की है या नहीं है। देन आफ्टर हमारा होता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। देखिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी हमारी कंपनी ग्रोइंग कंपनी है या न्यूली स्टैब्लिश कंपनी है तो उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास इन्वेस्टमेंट पर्पस बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कंपनी को अपने ज़्यादा मोर एंड मोर उसको ग्रो करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उनके पास बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए फाइनेंस भी चाहिए होता है, फंडिंग भी चाहिए होती है। तो वो मोर ओवर क्या करते हैं कि जो कंपनी जिनके पास ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है वो हमेशा डिविडेंड का पे आउट कम करती है क्योंकि उनको फंड की रिक्वायरमेंट कभी भी पड़ सकती है, तो वो अपनी रिटेन अर्निंग्स को ज़्यादा बना के रखते हैं, वो फंड को ज़्यादा एक्यूमुलेट करके रखते हैं ताकि उन्हें इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या कोई भी उन्हें नया कोई रिकंस्ट्रक्शन करना है या कोई मर्जर करना है या कोई कुछ भी करना है तो उनके पास फंड की रिक्वायरमेंट कम ना पड़े और उनका इजिली वो इन फ्यूचर किसी भी कंडीशन को इजिली वो मीट आउट कर जाए फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, देन इसके बाद हमारा होता है कैश फ्लो पोजीशन। देखिए कैश फ्लो पोजीशन मतलब ये होता है कि मे बी किसी भी कंपनी का प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो सकता है बट प्रॉफिट के बेसिस पे उसका कैश फ्लो का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। यानी अगर कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं कि उसका कैश फ्लो भी बहुत ज़्यादा हो, तो डिपेंड करता है देखिए बच्चे की कैश फ्लो पोजीशन क्या है। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है यानी कैश का इनफ्लो अच्छा है
तो वो ज़्यादा डिविडेंड पे आउट कर सकती है। अगर कैश का इनफ्लो उसका मिनिमम है यानी कम है, बहुत अच्छा नहीं है, इवन प्रॉफिट ज़्यादा है बट कैश का फ्लो ज़्यादा नहीं है, तो वो जो डिविडेंड का जो पे आउट है वो ज़्यादा नहीं कर पाएगी, क्योंकि डिविडेंड हमारा कैश आइटम में आता है और उसको पे करने के लिए देयर शुड बी द प्रॉपर कैश इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी कंपनी के अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट में वहाँ पे कैश होना बहुत ज़रूरी होता है if the company wants to distribute the cash as a dividend। then इसके बाद हमारा आता है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब देखिए बच्चे यहाँ पर शेयर होल्डर प्रेफरेंस की बात होती है। देखिए किसी भी कंपनीज के जो शेयर होल्डर होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, उनका सबका नेचर अलग अलग होता है। तो शेयर होल्डर का मानना होता है कि ठीक है हमें ज़्यादा डिविडेंड नहीं चाहिए, जितना मिल रहा है उतना ही ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको ये मानना होता है कि नहीं हमें डिविडेंड तो चाहिए क्योंकि उनकी रेगुलर इनकम बन जाती है। तो डिपेंड करता है कि वो किस नेचर के शेयर होल्डर हैं। अगर शेयर होल्डर का नेचर एज अ इनकम अर्निंग है तो वहाँ पर हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना कंपनी के लिए नेसेसरी बन जाता है, और वो हमारे किसी भी कीमत पे या किसी भी कंडीशन में वो हमेशा डिविडेंड प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट अगर उनको ये पता है कंपनी को कि जो हमारे शेयर होल्डर है उनका नेचर बहुत ज़्यादा अर्निंग बेस्ड नहीं है डिविडेंड के ऊपर, तो वो क्या करते हैं डिविडेंड को शॉर्ट करके अपने रिटेन अर्निंग्स को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। तो वहाँ पर जो हमारी रिटेन अर्निंग होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है और हमारा जो पे आउट ऑफ डिविडेंड है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। देन इसके बाद हमारा टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में देखिए क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है वो टैक्सेबल होता है टू द शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर की इनकम बन जाती है डिविडेंड। तो अगर डिविडेंड शेयर होल्डर की इनकम बन जाती है तो जो टैक्स लगता है वो किस पे लगता है, इनकम पे लगता है। तो जितना ज्यादा शेयर होल्डर्स को हम लोग डिविडेंड देंगे उतना ज्यादा शेयर होल्डर को उसकी इनकम यानी डिविडेंड पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो कई बार शेयर होल्डर भी ये कहते हैं और कंपनी भी कहती है कि आपको हम डिविडेंड बहुत ज्यादा नहीं देंगे, बिकॉज अगर आप डिविडेंड बहुत ज्यादा लोगे तो उसके ऊपर जो शेयर होल्डर जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा पे आउट बन जाते हैं, टैक्सेस वहाँ पे बहुत टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बन जाती है। तो वो भी डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर्स का क्राइटेरिया, शेयर होल्डर्स का मूड क्या है, उनका मेन वो क्या चाहते हैं कि हमें डिविडेंड एज ज्यादा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा डिविडेंड होगा उतना ही ज्यादा लायबिलिटी ऑफ टैक्स उसमें क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, टैक्स उसको ज्यादा देना पड़ेगा। यानी इसके बाद होता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन में क्या होता है, देखिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर शेयर्स पे डिविडेंड ज्यादा देते हैं तो ये मार्केट में एक ये मैसेज चला जाता है कि कंपनी की पोजीशन अच्छी है, और अगर हम किसी शेयर्स का जो है अगर उसका डिविडेंड ज्यादा पे आउट हो रहा है तो ये एक सेंटिमेंट्स पहुंच जाते हैं मार्केट में कि इस शेयर की पोजीशन बहुत अच्छी है, और लोग उस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ये होता है कि तो उस शेयर की जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने लगते हैं। इसी के ऑपोजिट में क्या होता है कि अगर हम किसी भी शेयर्स पे उसका जो डिविडेंड होता है वो कम देते हैं तो ये यहाँ पर भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट आता है कि शायद में भी इस शेयर्स में जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है, रिटर्न इतने अच्छे नहीं है, तो लोग वहाँ पे उस शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके मार्केट रिएक्शंस कैसे हैं। अगर आपको अपने शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाना है तो उसको आपको डिविडेंड को क्या करना पड़ेगा, आपको डिविडेंड ज़्यादा करना पड़ेगा। देन इसके बाद हमारा आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब ये होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका कैपिटल मार्केट में रिलेशन अच्छे होते हैं, लिंक अच्छे होते हैं, उनका एक्सेस अच्छा होता है। तो वो किसी भी अगर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर उन्हें कैश फंडिंग चाहिए तो कैपिटल मार्केट को इजीली अप्रोच करके वहाँ से फंडिंग ले सकते हैं। दैट्स वाई अगर उनको फंडिंग कैपिटल मार्केट से मिलती है तो वो ज़्यादा डिपेंडेंसी उनकी रिटेन अर्निंग पर नहीं होती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे नहीं होती है, तो वो कंपनी इजीली डिविडेंड ज़्यादा पे आउट कर सकती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो छोटी कंपनीज होती हैं जिनके पास कैपिटल मार्केट का एक्सेस कम होता है, वो उनसे ज़्यादा लिंक नहीं होते, तो उनका जो टोटल जो डिपेंडेंसी होती है फंड के लिए वो किस पे होती है, रिटेन अर्निंग्स पे होती है। यानी वो जो फर्म होती है, जो छोटी फर्म होती है, वो बहुत ज़्यादा जिनका एक्सेस कैपिटल मार्केट में कम होता है वो बहुत ज़्यादा डिविडेंड का पे आउट नहीं कर पाते, वो डिविडेंड हमेशा कम रखते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमारा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है कि जो कंपनी के फाइनेंसर होते हैं जिनसे कंपनी ने पैसा रेज किया होता है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कुछ, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफाइन करते हैं, मेंशन करते हैं कि आप इतनी लिमिट तक ही डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं पे आउट करोगे या फिर आप डिविडेंड दोगे ही नहीं। तो ये भी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कुछ कंपनीज के फाइनेंसर के साथ, कि वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कंडीशन क्या मेंशन है, फाइनेंसर ने कितनी डिविडेंड की परमिशन दी हुई है और कितना कंपनी को पे करना चाहिए। तो ये सारे हमारे फैक्टर डिविडेंड डिसीजन ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे।
और आप इसको एक बार और इसके वीडियो को सुनना ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। और बच्चे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके नोट्स बनाना मत भूलिएगा। बच्चों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, एंड करते हैं, और अगली क्लास में हम फिर एक नया टॉपिक लेके जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। टिल देन बच्चे अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।